अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 7 पैथोजेनेसिस में यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने लगे हैं। 30 में टर्म्स हैं, हम जल्दी जल्दी मैं आपको कहानियाँ सुनाऊंगी और हमारा जो है ये कॉन्सेप्ट माइंड अप हो जाएगा। पैथोजेनेसिस क्या होती है? जिस प्रोसेस से इन्फेक्शन से डिजीज़ कॉज होती है उसे पैथोजेनेसिस कहते हैं। पैथोजेनेसिटी होती है किसी ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी जिससे वो डिजीज़ कॉज कर रहा है। ऑर्गेनिज्म एक कीड़ा होता है। कीड़ा बेसिकली उसकी साइकी अगर मैं आपको थोड़ी सी समझाऊँ तो वो ये होता है कि वो अपने जो ह्यूमन्स होते हैं उनको एक कॉलोनी रेजिडेंशियल कॉलोनी की तरह देख रहा होता है कि ये डीएचए है, मुझे इसमें एक घर चाहिए। लेकिन उसकी नीयत ख़राब होती है कि मैंने आहिस्ता आहिस्ता इस पूरी कॉलोनी पर इन्वेजन करके इस पर कब्ज़ा कर लेना है अपने ताकत के ज़ोर पे। बिल्कुल इसी तरह कि अगर एक जहाज़ है और उसमें किसी बंदे, ये जो कीड़ा है इसको चाहिए एक सीट, लेकिन वो उसके इरादे हैं पूरा जहाज़ हाईजैक कर लेने के। ठीक है, तो पैथोजन क्या होता है? पैथोजन बेसिकली ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसा जिसे हम कीड़ा कह रहे थे, जो कि डिजीज़ कॉज कर सकता है, जो कि ये ख़राब किस्म के इरादे रखता है। अब पैथोजन में भी एक टाइप होती है जिन्हें हम कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन, जो कि अपॉर्चुनिटी की तलाश में होता है, जो कि ऐसी ही कॉलोनी में जाकर अपने फ्लैट के लिए एप्लीकेशन सबमिट कराएगा कि जहाँ पर उसे पता है कि इट्स ईजी टू अटैक, जो उसे पता है कि पहले ही उसके अंदर मैनेजमेंट इश्यूज़ हैं या वॉट एवर इश्यूज़, वो अंदर से वीक है, खोखली हैं, तो मेरा उस पर अटैक करना आसान होगा और मैं आसानी से वहाँ पर इन्वेड करके पूरे पे कब्ज़ा करके रूल कर सकता हूँ। यानी ये अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे होते हैं और ये बिज़नेस डील करते हुए इस बात का ख़ास ख्याल रखते हैं कि जिन लोगों की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ है वहीं पर हमने जो है जाके अटैक करना है। पहला है शिगेला और दूसरा है सैल्मोनेला। ठीक है, अब जो है ना शिगेला, कोई भी बैक्टीरिया होता है ना, अगर उसने अटैक करना है, मैं बैक्टीरिया हूँ, मैंने अटैक करना है किसी पर, ठीक है, तो मैं इतना बैक्टीरिया पागल नहीं होता कि वो अकेला जाके ही अटैक कर दे। उसे पता है कि मेरे पास एक आर्मी होनी चाहिए, मेरे पास जो आर्मी है उसके पास टेंट्स होने चाहिए, वहाँ पर रास्ते में खैमे लगाने पड़ेंगे उसको। ठीक है, उसको ये भी पता है कि मेरे पास कुछ बॉम्ब्स होने चाहिए, मुझे दुश्मनों पर मारने पड़ सकते हैं। उसे ये भी पता है कि मेरे पास शील्ड्स होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आगे से भी अटैक होगा, बॉडी भी बेवकूफ़ तो नहीं है। ये 3 चीज़ें बैक्टीरिया मद्देनज़र रखते हैं। बॉडी के पास क्या होता है? बॉडी के पास अपनी इम्यूनिटी होती है, 3 लाइन्स ऑफ इम्यूनिटी में आगे हम बात करते हैं। बैक्टीरिया के पास ये 3 चीज़ें होती हैं। अब ये जो पहला बैक्टीरिया है शिगेला, शिगेला के जो सोल्जर्स होते हैं ना, इसकी जो सारी फ़ौज होती है वो हेल्दी होती है। ठीक है, हेल्दी होने के साथ साथ उनके पास ये तीनों चीज़ें बहुत प्रॉपर किस्म की प्रेजेंट होती हैं कि जैसे ही शिगेला देखता है कि हम ऑलमोस्ट 100 बंदे हो गए ना सोल्जर्स, तो शिगेला कहता है कि वी आर इनफ एक्वायर्ड या इनफ पावरफुल कि हम अटैक करें और हम सक्सेसफुल हो जाएं, तो वो अटैक कर लेता है। ठीक है, बट हम इसी के कंपैरिजन में अगर सैल्मोनेला की बात करें तो सैल्मोनेला के आप ये समझ लेंगे सोल्जर्स जो हैं वो बहुत थिन एंड लीन होते हैं और वो इतने पावरफुल नहीं होते, या फिर उनके जो टॉक्सिन्स वगैरह हैं वो उतने पावरफुल या उतने लीथल नहीं हैं, उनके टेंट जो हैं वो वाटर प्रूफ नहीं है, वॉट एवर इट इज़। तो ये इंतज़ार करता है जब तक कि इसके पास 100,000 ऑर्गेनिजम्स नहीं आ जाते हैं। जब इसके 100,000 सोल्जर्स हो जाते हैं तो फिर ये कहता है आओ अटैक करें, नाउ आई थिंक दैट वी कैन बी सक्सेसफुल इन दिस इन्वेजन। शिगेला और साल्मोनेला, आपने इन दोनों कीड़ों को याद रखना है, ये जीआईटी के इन्फेक्शन करके डायरिया कॉज कर रहे होते हैं। विरुलेंस बेसिकली विरुलेंस फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही होती है। ये 3 फैक्टर्स बैक्टीरिया की तरफ से होते हैं और एक फैक्टर होता है कि बैक्टीरिया कितना सर्वाइव कर सकता है होस्ट के नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म को। तो विरुलेंस फैक्टर्स 1, 2, 3 और चौथा होस्ट का नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। और 2 टर्म्स इंट्रोड्यूस कराते हैं, लीथल डोज और इन्फेक्शियस डोज। अगर ये है कीड़ा नंबर 1, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसके होस्ट हैं हमारे इम्यूनिटी के सेल्स। इम्यूनिटी के सेल्स जैसे ही ये कीड़ा बॉडी के अंदर एंटर होगा वो एक्सपोज हो जाएंगे इस बैक्टीरिया की जानिब। उतने नंबर ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन डिस्ट्रॉय हाफ ऑफ अवर इम्यून सेल या सर्टेन टाइप ऑफ सेल्स, तो उन्हें हम कहेंगे कि वो LD50 यानी लिथल डोज 50, उसको हम कह रहे होते हैं। पूरी जो पॉपुलेशन है उसमें से जो एक्सपोज है उसमें से हाफ को जो जितने ऑर्गेनिजम्स जाके इन्फेक्ट कर दें उसे हम इन्फेक्शियस डोज कहेंगे। Virulence is basically inversely proportional to both the lethal dose and the infectious dose 50. फिर फर्दर वी हैव सम टर्म्स। पैरासाइट बेसिकली एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है, उसकी प्रेजेंट डिट्रीमेंटल होती है क्योंकि वो सिर्फ टेक कर रहा होता है और साथ साथ नुकसान भी पहुंचा रहा होता है, वो गिव नहीं करता। नॉट अ गुड रिलेशन टू हैव। पैरासाइट 2 तरह के आ जाते हैं, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, जिनके लिए ऑब्लिगेशन होती है कि उन्होंने होस्ट के सेल के अंदर ही ग्रो करना है, जबकि फैकल्टेटिव पैरासाइट्स जो होते हैं वो बाहर भी ग्रो कर सकते हैं, अंदर भी ग्रो कर सकते हैं, बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं वो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स की हैं, जिसमें क्लेमाइडिया और रिकेट्सिया आ जाता है। इन्फेक्शियस डिजीज़ क्यों होती हैं, तो उसकी सिंपल सी वजूहत हैं।
या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसने होस्ट के जो डिफेंस है उसको ओवरकम कर लिया है, उसके टॉक्सिन्स जो हैं वो बहुत लीथल हैं, उसके जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी क्वांटिटी ही बहुत ज़्यादा है कि हमारी बॉडी के सोल्जर्स ही कम पड़ गए हैं, या फिर विरुलेंसी का फैक्टर आ जाता है। तो ये जो सारे फैक्टर्स होते हैं ये डिटरमिन कर रहे होते हैं किसी भी बैक्टीरिया के लिए कि ईदर इट विल इन्फेक्ट और नॉट। जैसे इकोलाई आ जाता है तो इकोलाई के लिए यही फैक्टर डिटरमिन कर रहे होते हैं कि इधर इकोलाई ने जाके वाटरी नॉन ब्लडी डायरिया करना है या फिर इसने जाके ब्लडी डायरिया करना है। अच्छा जी, मैंने आपसे कहा था कि होस्ट जो है वो भी इतना बेवकूफ़ नहीं है, उसने भी अपनी प्रॉपर आर्मी तैयार की होती है। तो होस्ट की आर्मी होती है इम्यूनिटी, जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इट कुड बी इननेट, इट कुड बी एक्वायर्ड कुड बी एंटीबॉडी मीडिएटेड और सेल मीडिएटेड। पर फिर बैक्टीरिया जीत क्यों जाता है? तो जनाब, बैक्टीरिया जीत जाता है इम्यूनो डिफिशियंसी की वजह से। इम्यूनो डिफिशियंसी इज़ वन ऑफ द रीजंस फॉर द बैक्टीरियल विक्ट्री। पहली रीज़न आ जाती है जेनेटिकली ही किसी के अंदर, इट्स सो हार्ड टू स्टे ऑन द राइट स्पेलिंग्स वाइल टॉकिंग, तो जस्ट लिसन टू मी। पहली बात ये आ जाती है कि जेनेटिकली इम्यूनो डिफिशियंसी हुई हुई है। दूसरी बात, और जेनेटिकली इम्यूनो डिफिशियंसी कब होती है? जब ए गैमा ग्लोबिनीमिया होता है, यानी इम्यून सिस्टम डिप्रेस हुआ है। पहली चीज़ आ जाती है कि जेनेटिकली ही हुआ है, जिसके अंदर मैंने आपको एग्जांपल दी ए गैमा ग्लोबिनीमिया। दूसरी चीज़ एक्वायर्ड है। एक्वायर्ड सबसे पहले हमारे जहन में आता है, एक्वायर्ड अगर है और इम्यूनो डिफिशियंसी है तो एड्स है। तीसरी चीज़ आ जाती है कि ड्रग इंड्यूस है, कि आपने ऐसे ड्रग ले लिया कि उसने आपके इम्यून सिस्टम को तहस नहस कर दिया, जैसे कि कैंसरस ड्रग्स, कीमोथेरेपी, या फिर डायबिटीज़ मेलाइटिस और ऑटो इम्यून ड्रग्स की भी उन्होंने कहानी लिखी हुई है। आगे एक बड़े मज़े की बात है कि ये सिम्टमेटिक इन्फेक्शन भी होती है। इन्फेक्शन है पर चोरी चोरी छुपके छुपके कॉमन होती है ये, ठीक है। और इसे अगर आपने रिकग्नाइज़ करना है तो आप एंटीबॉडी जो पेशेंट के सीरम में प्रेजेंट है इधर पैथोजन के खिलाफ, उसको डिटेक्ट करके एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन का पता लगा सकते हैं। इन्फेक्शन जो टर्म होती है ना, बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि जिसको इन्फेक्शन हुई हुई है उसको सिम्टम्स भी शो हो रही हो। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़ुबान में जब सिम्टम्स शो होते हैं तभी कहते हैं कि भाई इन्फेक्शन हो गया। भाई जब सिम्टम्स शो हो रहे हैं तो उसे डिजीज़ का होना, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट थे, मैं जिक्र करके अब आगे चलती हूँ। मैकेनिज़्म क्या होता है जिससे बैक्टीरिया डिजीज़ कॉज करता है? दो चीज़ें हैं ना बैक्टीरिया के पास, एक है टॉक्सिन प्रोडक्शन, या तो वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर देगा। टॉक्सिन्स जो होते हैं वो एंडोटॉक्सिन्स भी हो सकते हैं और वो एक्सोटॉक्सिन्स भी हो सकते हैं। अगर ये बैक्टीरिया बैठा हुआ है तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसमें इस तरह एंडोटॉक्सिन्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर उसकी लाइपोलिसेक्राइड वाले पार्ट के अंदर पड़े होते हैं, ठीक है। ये बाकी ये जो सिंपल सिंगल लाइन है वो बैक्टीरिया की सेल वॉल है, और जो ये शेड किए हुए हैं जिन्हें मैंने एक बोर्ड लाइन से शो किया हुआ है वो एंडोटॉक्सिन्स हैं। तो एंडोटॉक्सिन अगर रिलीज़ ना हो, यूजुअली क्या होता है कि इसकी जो होती है इस तरह एंडोटॉक्सिन रिलीज़ हो जाते हैं, सेल वॉल इस तरह होंगे, एंडोटॉक्सिन इस तरह जाकर रिलीज़ हो जाते हैं। बट दे आर टेलिंग अस कि एंडोटॉक्सिन रिलीज़ ना भी हो तभी फीवर और शॉक की कंडीशन डेवलप हो जाती है। एक्सोटॉक्सिन्स की बात करें तो वो प्रोटीन्स बेसिकली एक्सोटॉक्सिन्स को सिक्रीट कर रही होती हैं। अगर सिर्फ ये टॉक्सिन्स ही बैक्टीरिया कबूतर के ज़रिए भिजवा दे बॉडी के अंदर और ख़ुद ना जाए तब भी इन्फेक्शन कॉज हो जाती है, ठीक है। दूसरा, एक तो मैंने आपको कहा दो तरीके होते हैं, मैकेनिज्म्स होते हैं जिससे बैक्टीरिया डिजीज़ कॉज करता है। पहला टॉक्सिन्स, दूसरा इन्वेजन एंड इन्फ्लेमेशन। इन्वेजन एंड इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि बैक्टीरिया अटैक करेगा, बैक्टीरिया वहाँ पर जाके उसने खैमे लगा लिया, वहाँ पर वो ग्रो करेगा, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आएगा जिसकी वजह से एडीमा, रिथीमा, वार्मथ और पेन की कंडीशन डेवलप होगी। कंटेजियस इन्फेक्शन हम उसे कहते हैं जो कि फिर स्प्रेड कर रहा होता है। टीबी है कम्युनिकेबल है, एयरबॉर्न है, हवा के ज़रिए फैलता है, कफ के ज़रिए फैलता है, पर बॉटुलिज्म टॉक्सिन जो होता है वो इस तरह से नहीं फैल रहा होता, वो कम्युनिकेबल नहीं होता, वो तो एंडोटॉक्सिन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है और वो कंटेमिनेटेड फूड के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर आप वो फूड लेंगे आपको हो जाएगा, हवा का कोई अमल दखल नहीं है। वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द स्प्रेड ऑफ डिफरेंट इन्फेक्शंस एंड द कम्युनिकेबल डिजीजेस, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम एपिडेमिक, पैंडेमिक और एंडेमिक का जिक्र ना करें। इन्फेक्शन अगर बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है तो उसे कहते हैं कि एपिडेमिक बन गया है। यूजुअल सर्कमस्टांसेस ज़्यादा फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन हो रहा है। पैंडेमिक ऐसी एपिडेमिक जो कि वर्ल्ड वाइड हो जाए उसे पैंडेमिक कहते हैं, ठीक है। और एंडेमिक क्या होते हैं कि इन्फेक्शन जो है वो प्रेजेंट है, कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है लोअर लेवल पर एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन के अंदर, तो उसे एंडेमिक कहते हैं। फिर कुछ ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं कि उनके सिम्टम्स शो नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें अगर आपने डिटेक्ट करना है, इधर यू कैन टाइट्रेट द एंटीबॉडीज़
और यू कैन आइसोलेट द ऑर्गेनिजम्स। तो ये वाले इन्फेक्शंस कौन से होते हैं? दीज आर द सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस या इनअपेरेंट इन्फेक्शंस। और एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शंस आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज वो जिस बंदे के अंदर है उनके अंदर तो सिम्टम्स शो नहीं कर रहे, पर वो किसी और बंदे को ट्रांसफ़र हो सकते हैं, और जो हमसाया है उसे पता भी नहीं होगा कि इसके अंदर इन्फेक्शन है, मुझे तो सिर्फ थोड़ा बच के रहना चाहिए इससे, ठीक है। तो आगे आना मतलब थोड़ा वो ख़तरे वाला काम है भाई। लेटेंट स्टेट हम किसे कहते हैं कि एक इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन आके मर गया या सो गया, अगले जन्म में फिर जाके उसने रीग्रो करके दोबारा इन्फेक्शन कर दिया। एक होता है क्रॉनिक कैरियर स्टेट। बेसिकली अगर ऑर्गेनिज्म कोई क्रॉनिक कैरियर स्टेट में है तो वो ऑर्गेनिजम्स कंटिन्यूसली ग्रो करते रहेंगे, पर सिम्टम्स वगैरह कॉज वो नहीं करेंगे। इसके एग्जांपल में टाइफॉइड, मैरी आ जाता है। ओके, हमारी बॉडी के अंदर एक सेट ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं जिन्हें हम कहते हैं नॉर्मल फ्लोरा। नॉर्मल फ्लोरा वो लोग होते हैं जिन्होंने, वो कीड़े होते हैं या वो बैक्टीरिया या वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्होंने लाइसेंस लिया हुआ है हमारी बॉडी की अंदर रहने का। वी हैव नो प्रॉब्लम विद देम बिकॉज वो लीगली रह रहे हैं। फिर कुछ होते हैं कोलोनाइजर्स। कोलोनाइजर्स जो होते हैं उन्होंने, उनके पास लाइसेंस नहीं होता लेकिन वो आके रहने लग जाते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली नहीं प्रेजेंट होते हैं पर ये आके रहने लग जाते हैं, बट वो सिम्टम्स कोई कॉज नहीं कर रहे होते हैं, कोई मसला पैदा नहीं कर रहे। देयरफॉर फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल फ्लोरा, सेकेंडली कोलोनाइजर्स। इन दोनों से आपने डिफ्रेंशिएट करना होता है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सम पैथोजन, बिकॉज पैथोजन भी बैक्टीरिया है और ये दोनों बैक्टीरिया हैं, पर पैथोजन डिजीज़ कॉज कर रहा है, ये दोनों डिजीज़ कॉज नहीं कर रहे। वाइल डिटेक्टिंग अबाउट हु इज़ द cause of the whole mess that has been created in the body, you have to know that pathogen is the culprit. Then we have स्टेप्स ऑफ बेसिक पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस कोई बाहर से बंदा भी कर सकता है या फिर नॉर्मल फ्लोरा का दिमाग भी ख़राब हो सकता है। इस तरीके से हमने पैथोजेनेसिस के स्टेप्स को याद रखना है। ट्रांसमिशन, एक्सटर्नल सोर्स से कोई ट्रांसमिशन हुई है। सेकेंड स्टेप इज़ इवेजन। इवेजन कर दी गई है होस्ट के प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म की, यानी स्किन या गैस्ट्रिक एसिड्स वगैरह इन द केस ऑफ द GIT एंड स्किन इन द केस ऑफ द होल बॉडी। फिर पिलाई के ज़रिए वहाँ पर एडहेरेंस शुरू कर दी है। पहले ट्रांसमिशन हुई, उसने बस पे ट्रैवल किया दूसरे मुल्क से, जिस तरह वो नहीं था, कौन सा था मच्छर जो कि टायर के ज़रिए आया था, ट्रांसमिशन हो गई। इवेजन, अपना फ्लैट में आ गया, सामान रख दिया, अब उसने सामान उतार के वहाँ पर खेमे लगाने हैं जिसे हम कहते हैं एडहेरेंस। कोलोनाइजेशन बाय ग्रोथ, वहाँ पर वो रिप्रोडक्शन करके अपने और पॉपुलेशन को इंक्रीज़ कर रहा है, अपने बंदे पैदा कर रहा है। फर्दर डिजीज़, यानी अब वो सिम्टम्स कॉज करेगा, वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेगा, बम वगैरह फेंकेगा और इन्फ्लेमेशन करेगा। होस्ट का रिस्पॉन्स, होस्ट जो होता है ये जब तीनों काम कर रहा होता है ना बैक्टीरिया, जब वो एडहेशन कर रहा है, कोलोनाइजेशन कर रहा है या वो सिम्टम्स कॉज कर रहा है, तो इन तीनों के दौरान होस्ट जो होता है वो चुप करके नहीं बैठता, होस्ट एक रिस्पॉन्स शो करता है। इट कुड बी अडेप्टिव, इट कुड बी इननेट, बहरहाल होस्ट रिस्पॉन्स होता है। फिर आ जाती है प्रोग्रेशन या रेजोल्यूशन ऑफ डिजीज़, फर्दर प्रोग्रेस करती है डिजीज़। तो इट्स अ स्टोरी। बैक्टीरिया टायर के ज़रिए आया या बस के ज़रिए आया, कहीं से भी उसने आके अपना फ्लैट ख़रीद लिया, उसने वहाँ पर खेमे लगा लिए, सामान निकाल लिया, उसने फिर वहाँ पर रहना शुरू कर दिया, तो रिप्रोडक्शन की उसने वहाँ पर, फिर उसने टॉक्सिन्स प्रोड्यूस किए, इन्फ्लेमेशन कॉज कर दी, होस्ट भी चुप नहीं बैठा, उसने भी आगे से लड़ाई की और प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज़।